हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यानी 368वां नंबर बोल रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रेडियो सक्रिय पदार्थ का, ठीक है, जो मात्रा अगर आधा हो जाता है तो जितने समय में आधा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अर्ध आयु। ठीक है, कौन सा आयु कहते हैं? तो अर्ध आयु। तो ऑप्शन आपका कौन सा नंबर होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि nवीं कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का वेग समानुपाती होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका वेग n पर 1/n पर पावर 3 का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n पर पावर 3 का, यानी कक्षा की संख्या पर कितना पावर? 3। तो पावर नीचे प्लस तो ऊपर जाके क्या होगा? माइनस। तो भी समानुपाती n पर पावर -3 का जो है समानुपाती। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी नंबर। नेक्स्ट बोला है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होता है, तो nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होता है En का मान वो समानुपाती होता है, यानी 1/n²। और इसको अगर पावर ऊपर ले जाएं तो क्या लिखेंगे? En समानुपाती n पर पावर -2। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। पहला बोला गया कुल आवेश, दूसरा बोला गया रेखीय संवेग, तीसरा बोला गया कोणीय संवेग और चौथा बोला गया ये सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नाभिकीय अभिक्रिया की बात करें, ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है, कोणीय वेग भी संरक्षित रहता है। तो ये सभी होगा। नेक्स्ट बोला है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो आवृत्ति शर्त U1 - U2 बराबर क्या होता है? हाफ h इन न्यू। फिर दूसरा में बोला है कि U1 - U2 बराबर h इंटू न्यू। तीसरा में बोला है U1 - U2 बराबर 3h इंटू न्यू। और चौथा में बोला है U1 - U2 बराबर 3/2h इंटू न्यू। तो आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है? तो U1 - U2 बराबर h इंटू न्यू, जहाँ h क्या है? प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है? तो न्यू जो है वो विकिरण की आवृत्ति। नेक्स्ट बोला गया कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु T है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, तो अगर अर्ध आयु T है, ठीक है, अर्ध आयु क्या है? T, तो ऐसे केस में T का जो मान होता है वो कितना होता है? 0.693 भागा लेमडा। ठीक है, 0.693 भागा लेमडा। तो फिर से देख लीजिए एक बार, क्या बोले हैं कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहेंगे? अर्धायु। नेक्स्ट क्या बोले हैं कि nवीं कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो n पर पावर -3। नेक्स्ट क्या बोले हैं कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होता है वो समानुपाती किसके होता है? n पर पावर -2। फिर नेक्स्ट बोला है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो इसमें ध्यान रखना कि कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी और कोणीय संवेग भी, यानी सबका सब। नेक्स्ट बोला गया कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है, तो U1 - U2 बराबर h इंटू न्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु T है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सत्य है? तो T बराबर 0.6931 भागा लेमडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? पहला में बोला गया कि अर्धायु जो है औसत आयु के बराबर होता है। दूसरा में बोला गया कि अर्धायु जो है औसत आयु का 2 गुना होता है। ठीक है, तीसरा में बोला गया कि अर्धायु जो है औसत आयु का 1.6931 गुना होता है। और चौथा में बोला गया कि अर्धायु जो है वो औसत आयु का 0.6931 गुना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्धायु जो है वो क्या होते हैं? तो औसत आयु का 0.6931 गुना होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। नेक्स्ट बोला है कि एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्धायु 10 घंटा है, तो पूछा इसकी औसत आयु कितना होगा? तो आपको ध्यान रखना है जब अर्ध आयु पता चल जाए, ठीक है, क्या पता चल जाए? अर्ध आयु। तो अर्ध आयु में यानी अगर औसत आयु की बात करें तो अर्ध आयु का जो मान होता है उसमें 0.693 से भाग दे देना। तो 10 घंटा है तो 10 घंटा में भाग देंगे कितना? 0.6931 से। तो देखो 3 से भाग देंगे तो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ कितना जीरो आएगा? तो 3 जीरो, तो आ जाएगा 10,000 और भागा 693। तो यहाँ कितना आएगा? 1
ठीक है, बच गया 307, 4 14 और 14.4 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि तत्व इतना है जिसका परमाणु संख्या 84 और द्रव्यमान संख्या 202 का एक नाभिक पहले अल्फा कण फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। तो पहले देखो, अगर हम बात करें इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो अगर बात करें यहाँ परमाणु संख्या 84 है, द्रव्यमान संख्या 202 है। इससे जब अल्फा कण निकला तो जो बनेगा, अल्फा कण निकलने से क्या होता है, परमाणु संख्या में 2 कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 कमी। तो जब 84 में 2 घटेगा तो 82 और द्रव्यमान संख्या में 4 घटेगा 198। जब बीटा कण निकलेगा तो बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 1 वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 वृद्धि यहाँ 83 और 100 यहाँ 98, तो 83 और 198, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी नंबर। नेक्स्ट बोला गया कि नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, श्रृंखला विक्रिया या तत्वातरण। तो ध्यान रखना कि नाभिकों के मिलने से एक नया नाभिक जब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा प्रक्रिया? नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होती है। पहला में बोला है 931 जूल, दूसरा में बोला है 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा में बोला है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा में बोला है 1100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU बराबर जो होता है उसके तुल्य ऊर्जा कितना होता है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि कोई तत्व जो है यानी उसका परमाणु X है जिसका परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है का अल्फा क्षय निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो जब अल्फा निकलता है जिसके परमाणु संख्या में 2 कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 कमी, तो जब 4 कमी होगा तो ऐसे केस में देखो X से Z परमाणु संख्या जब 2 कम होगा तो Z-2 और द्रव्यमान संख्या 4 कम होगा तो A-Z, और यहाँ क्या हुआ? हीलियम। तो हीलियम जो है अपना 2 परमाणु संख्या और 4 द्रव्यमान संख्या लेके निकलेगा, तो इतना इसमें घट जाएगा, तो आपसे क्या बचेगा? तो Y जो तत्व बनेगा उसका परमाणु संख्या Z-2 और द्रव्यमान संख्या A-4, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। नेक्स्ट बोला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। पहला बोला लाइमन श्रेणी, दूसरा बामर श्रेणी, तीसरा पाश्चन श्रेणी और चौथा ब्रैकेट श्रेणी। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग में पड़ता है, ठीक है, कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? तो बामर श्रेणी। ठीक है, कौन सा श्रेणी? तो बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। पहला में बोला नाभिकीय विखंडन से, दूसरा में बोला नाभिकीय विघटन से, तीसरा में बोला नाभिक में रासायनिक क्रिया से, चौथा में बोला नाभिकीय संलयन से। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर, यानी नाभिकीय संलयन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो है En का मान कितना है? -13.6 भागा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो देखो अगर बात करें आवश्यक ऊर्जा चाहिए कितना, तो E1 पहले निकाल लो, तो -13.6 भागा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। तो ऐसे केस में E1 का मान आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 निकालेगा तो E2 क्या आएगा? -13.6 भागा 2 दूना 4, 4 से जब हम भाग देंगे तो ऐसे केस में आएगा कितना? तो E2 का मान आएगा -4 तिया 12 3, ठीक है, और फिर आएगा 4 चौक 16। जब हम इतना जो है क्या करेंगे, तो अगर हमको निकालना है E2 माइनस E1, ऊर्जा चाहिए कितना? डेल्टा E चाहिए, डेल्टा E का मतलब E2 माइनस E1। E2 का मान कितना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस गुना माइनस करेंगे E1 का मान तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बचेगा कितना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी भाग में पाई जाती? तो ध्यान रखना है कि पराबैंगनी भाग में पाया कौन सा जाता है? तो लाइमन श्रेणी। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की कौन सी, ठीक है, श्रेणी जो है पराबैंगनी भाग में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि लाइमन श्रेणी जो है पराबैंगनी भाग में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी में पाया जाता है? तो एक्स किरणें हैं, या दृश्य भाग में, या अवरक्त भाग में, या पराबैंगनी भाग?
तो अभी जस्ट बताएं कि लाइमन श्रेणी कौन सा भाग में पाया जाता है, तो प्रावेगनी भाग में। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। नेक्स्ट बोला गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो हम फ्रिस श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी या लाइमन श्रेणी। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नहीं पड़ता है, तो लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो बाबू पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।